हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबका स्टडी अच्छा चल रहा होगा। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट में अब तक हम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कर रहे थे। किसी भी केस का जो एक्चुअल कह सकते हैं ना कि स्ट्रांगनेस जो होती है वो उसके एडवोकेट पे डिपेंड करती है कि वो उसके जो विटनेस है उनको किस तरह से एग्जामिन करता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। एविडेंस एक्ट में एडवोकेट के द्वारा उसको क्रॉस किया जाना है। अगर वो अपनी पार्टी के लिए बुलाया गया है तो एग्जामिनेशन इन चीफ होना है, और अगर क्रॉस के बाद फिर से पार्टी को कुछ पूछना है तो उसे री एग्जामिनेशन करना है। ये सारी की सारी चीज़ें अब तक हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 135 से 166 इससे डील करता है। प्रीवियस क्लास में हमने 135 से लेकर के 149 तक कवर किया था। आज हम थोड़ा सा एक रिकैप करेंगे, उसी को रिवाइज करेंगे। सो चैप्टर जो 10 है हमारा, ये इससे डील करता है, जिसमें सेक्शन आप 135 से स्टार्ट कर लीजिए। 135 कह रहा है कि जो सीआरपीसी और सीपीसी है ये बताएंगे क्या, ऑर्डर ऑफ एविडेंस, ऑर्डर ऑफ एविडेंस। और अगर इनमें नहीं है तो देन कोर्ट विल डिसाइड। हु विल डिसाइड? कोर्ट विल डिसाइड। ये बता रहा है आपको ऑर्डर ऑफ एविडेंस। 138 आपको क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, और क्या एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा ये 137 जो है आपको डिफाइन करता है। डेफिनेशंस, किस किस चीज़ की डेफिनेशन देता है कि व्हाट इज एग्जामिनेशन इन चीफ, व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन एंड व्हाट इज री एग्जामिनेशन। इस पैटर्न में अगर आप इसको समझेंगे तो देखिए कितने इजी हो जाते हैं। अब 136 हमने छोड़ दिया क्योंकि 136 अपने आप में एक अलग सेक्शन हो जाता है। 136 क्या है? इट इज़ पावर ऑफ जज, पावर ऑफ कोर्ट, यानी कि जज साहब की पावर है। क्या पावर है? ही कैन डिसाइड द एडमिसिबिलिटी। क्या डिसाइड करेंगे? एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। एडमिसिबिलिटी क्या होगी? अंडरस्टूड। तो देखिए 135 से लेकर के 138 तक बहुत सिंपल से सेक्शन है, सिर्फ ये बातें कहते हैं। अब आ जाते हैं 139 क्या कहता है। 139 कहता है कि अगर किसी विटनेस को आपने किस लिए बुलाया है? टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया है। ही कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन। क्रॉस एग्जामिन जो उसको आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते अभी क्रॉस एग्जामिन? हम इसीलिए नहीं कर सकते, अगर उसको क्रॉस एग्जामिन करने तो वो विटनेस होना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने उसको डॉक्यूमेंट लेके बुलाया तो वो आपका विटनेस नहीं हुआ। फिर हमने 140 में देखा कि विटनेस टू कैरेक्टर क्या होता है। विटनेस टू कैरेक्टर को क्या किया जा सकता है? क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। कैरेक्टर कहाँ से कहाँ रिलीवेंस है? 52 और 55 कहाँ करेक्ट रिलीवेंट होते हैं? सिविल मैटर्स में। 53, 53A, 54 कहाँ रिलीवेंट है? क्रिमिनल केसेस में। 53 2013 में ऐड किया गया था रिगार्डिंग द प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, रेप केसेस वाले में। उसके बाद हम आ गए थे 141 में, जहाँ पे आपको बताया गया लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, वो कब नहीं पूछे नहीं जाने चाहिए और कब पूछे जाने। इसके ऊपर हमने एक ट्राइपॉड बना के बात की थी। ठीक है, आई होप आपने वो अच्छे से ट्राइपॉड बनाया होगा सबने, और सबने आपको समझ लिया होगा। लीडिंग क्वेश्चन हमने पूरा एक चार्ट बनाया था कि क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि भाई लीडिंग क्वेश्चन हो सकता है। लीडिंग क्वेश्चन है 141 ने डिफाइन कर दिया, 142 ने मना कर दिया, नहीं पूछा जाना। 143 कह सकता है यस आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हरी झंडी दिखा दी। यहाँ भी एक्सेप्शंस की बात की गई है। ठीक है, एक्सेप्शन है ना, यहाँ भी कोर्ट की परमिशन के साथ पूछे जा सकते हैं, अनडिस्प्यूटेड हो वो पूछे जा सकते हैं, इंट्रोडक्टरी वाले पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने कि उसके बाद क्या कवर किया, हमने कहा कि किसी भी आप विटनेस को कंपेल नहीं कर सकते आंसर देने के लिए। ये चीज़ हमने कहाँ पे पढ़ी? 147 में। ठीक है, 147 में आप उसे कंपेल नहीं कर सकते हैं। 147
रीड विद 148 एंड 132, ये पूरा एक बंच है जिसको हमने एक साथ पढ़ा था अबाउट दी, भी किसी के ऊपर आप इसको कंपेल कर सकता है कि नहीं कर सकता कोर्ट, इसके बारे में। वहीं पे 144 में आपने क्या पढ़ा, 144 में देख पढ़ा आपने कि जब कभी भी एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग, अगर मैटर इन राइटिंग में कोई है तो 144 ऑलवेज रीड विद 91 एंड 92। किसी भी डॉक्यूमेंट के ओरल कंटेंट को आप ओरली नहीं एविडेंस दे सकते हैं, जब तक आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए अंडर सेक्शन 63 के 5 में वो सेकेंडरी एविडेंस होना चाहिए, 65 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी जाके आप दे सकते हो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते हैं। अंडरस्टूड। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे आ गया 145। 145 को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कंट्राडिक्शन का। हम कल की क्लास का ही थोड़ा सा यहाँ पे एक बार, क्योंकि कल थोड़ा गैप हो गया इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, एक बार कवर अप कर लेते हैं। कंट्राडिक्शन में क्या है कि किसी की भी प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट को, अगर किसी की रिटन स्टेटमेंट है, कैसी है, रिटन स्टेटमेंट है, 145 लगेगा। ओरल स्टेटमेंट है तो क्या लगेगा, 153, सेक्शन 153 लगेगा। 145 में दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक को हमने कहा था कि क्रॉस एग्जामिन कर सकना है, एक हमने कहा था कि उसको कंट्राडिक्ट करना है। अगर उसे क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं आप, तो क्रॉस एग्जामिन के दौरान उसको क्या राइटिंग दिखानी पड़ेगी हमें, जो प्रीवियस राइटिंग है उसकी क्या वो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान दिखानी पड़ेगी। इसमें हमने एक अच्छा खासा चार्ट बनाया था, ठीक है। तो बिल्कुल उसको जब भी आप क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो क्रॉस एग्जामिन करते हुए उसको नहीं है ज़रूर दिखाने की, नो। यहाँ पे राइटिंग शो नहीं करना है, राइटिंग शो नहीं करना है। लेकिन जब आप उसे कंट्राडिक्ट कर रहे हो, जितने पोर्शन के लिए आप कंट्राडिक्ट कर रहे हो, यस उतना पोर्शन आपको उसको दिखाना पड़ेगा। लेटर में अगर मैं इस पोर्शन के लिए कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये पोर्शन उसको दिखाना पड़ेगा। हिज अटेंशन आप वहाँ पढ़ेंगे तो लिखा गया वर्ड हिज अटेंशन मस्ट बिफोर राइटिंग, उसकी अटेंशन ली जानी चाहिए। क्रॉस एग्जामिन में क्या लिखा गया है कि विदाउट शोइंग और बीइंग प्रूव्ड, ना उसे दिखाना है ना उसे करना है। बोथ दीज सेक्शन मस्ट बी रीड विद 145, 153 रीड विद 158। 158 एक कंबाइंड सेक्शन है जो कंट्राडिक्शन और कॉर्पोरेशन दोनों की बात करता है। यही हमने सीआरपीसी को भी साथ में कवर किया था, और हमने कहा था कि जो सीआरपीसी में कहाँ गए थे हम, 161 की स्टेटमेंट जो होती है, पुलिस को दिए गए बयान 162। सीआरपीसी में हम बात कर रहे हैं नीड नॉट टू साइन, नीड नॉट टू साइन, साइन करने की ज़रूरत नहीं है। इतना यहाँ पे याद रखिएगा, हमेशा सीआरपीसी में लिख लीजिए अपने बैरेक्ट में, कभी भी 162 की स्टेटमेंट जो है, 161 की सॉरी, वो कंट्राडिक्शन में यूज नहीं, कॉर्पोरेशन में यूज नहीं हो सकती, कंट्राडिक्शन में यूज हो सकती है। स्टेटमेंट 161 कैन ओनली बी यूज टू कंट्राडिक्ट, नॉट फॉर कॉर्पोरेशन। अंडर 157 इसको हम यूज नहीं कर सकते। कहाँ यूज कर सकते हैं, 145 में यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका, मैं इसलिए आपको पीछे बता रहा हूँ। देखिए FIR, एक कल किसी ने डाउट पूछा था, गूगल मीट वाली क्लास जब हम कर रहे थे तो उसमें कहा था कि FIR को, जब CRPC चल रहा है वहाँ पे अभी, तो FIR के बारे में पूछा गया कि FIR को क्या कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं छोटा सा यहाँ बता देता हूँ आपको। FIR जो है ये 161 की स्टेटमेंट्स में नहीं आता है, नहीं आता है। देखिए जब कभी भी कोई ऑफेंस होता है, ये आपका विक्टिम है, विक्टिम के साथ कोई ऑफेंस हुआ, ऑफेंस होने के बाद पुलिस को मिली इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ किसी ने भी दी हो, आइदर ओरल और रिटन, ये बन जाती है आपकी FIR। जब FIR रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद IO अपॉइंट होता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और 173 के 2 तक जाती है जहाँ पे आप चालान पेश करते हैं। अब 173 की रिपोर्ट बनने तक के बीच में और इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बीच में जो कुछ भी हुआ है, जितने भी कागजात गवर्नमेंट ने तैयार किए हैं, इसने IO ने,
आईओ ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं वो सारे के सारे 161 के एम्बिट में आते हैं। और 162 कहता है कि नीड नॉट टू साइन, साइन नहीं करना है, लेकिन एफआईआर पे तो साइन होते हैं। 154 पढ़ के देखिए। इट मीन्स एफआईआर कैन बी यूज्ड बोथ टू कंट्राडिक्ट अंडर 145 एंड टू कॉर्पोरेट आल्सो। कॉर्पोरेशन क्या होता है? कॉर्पोरेट होता है जब किसी को आप सपोर्ट करते हो, टू सपोर्ट द एविडेंस, कि हाँ भाई ये बात तो इसके साथ मिलकर एकदम पक्की साबित हो गई है, तो एफआईआर को दोनों काम किए जाते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। देखिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बेर एक्ट में जो बेर एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसी तक कन्फाइन रहे, आपको उससे आगे भी जाना चाहिए, उसके बाहर भी जाके देखना होता है। चलिए 146 पे आ जाते हैं। 146 क्या कहता है? इसे लॉफुल क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन में। किस किस चीज़ के लिए हमने कहा था? यहाँ पे देखिए, हम इसको फिर से एक बार छोटा चार्ट बना लेते हैं। किसके लिए था? टू टेस्ट हिज वेरासिटी, उसकी वेरासिटी को टेस्ट करने के लिए, लाइफ के स्टेटस को चेक करने के लिए, या उसके क्रेडिट को चेक करना, क्योंकि क्रेडिट को चेक तो करना है, तभी तो भाई गवाह तोड़े कैसे जाते हैं? टू क्रेडिट से कैसे तोड़ेंगे? बाय इंजरिंग हिज करेक्टर, उसके कैरेक्टर को इंजर करके। कैरेक्टर को इंजर कैसे करेंगे? बोले तू चोर है तो ये है वो, ऐसे बोलेंगे क्या? देखिए कैरेक्टर कहाँ पे रिलीवेंसी है, इस पे हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी, और ये आपको जरूर समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शन आ जाते हैं। जो इसका प्रोवाइजो 146 का, प्लीज़ रिमेंबर दिस, 2013 में अमेंड हुआ है। यहाँ पे जो आपके रेप केसेस से रिलेटेड है वहाँ प्रोविजन डाले गए थे। दिस प्रोवाइजो मस्ट बी रीड विद 53A एंड 114A। प्रीवियस क्लास में मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ, आज सिर्फ इसका एक रिविजन कर रहे हैं अभी हम। स्लाइड्स पुरानी ही है, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं 148 पे, सॉरी 147 पे। 147 कहता है व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड, राइट टू साइलेंस की हमने बात की थी। राइट टू साइलेंस, सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट जो है नहीं देना हर किसी को, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 20 में दिया गया है। नंदनी सतपथी जी का केस हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया था, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, इंदिरा गांधी जी के समय की हैं, और इट मस्ट बी रीड विद सेक्शन 161 ऑफ CRPC। तो इसने सीधा सा इतना कह दिया कि जी 132 अप्लाई होगा, और 132 कहता है 148 डिसाइड करेगा, कोर्ट विल डिसाइड। कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट विल डिसाइड। आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं 149 से, रिवीजन हमारा हो गया है। क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। नो सच क्वेश्चन एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 148। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 146, 147, 148, 149, 132, ये सारे के सारे सेक्शन एक बंच, सारे के सारे जो सेक्शन एक बंच होने वाले हैं, इंक्लूडिंग 150। ठीक है। अनलेस द पर्सन आस्किंग इट हैज़ अ रीजनेबल ग्राउंड, जब आपके पास एक रीजनेबल ग्राउंड, कैसे रीजनेबल ग्राउंड है, इलुस्ट्रेशन से चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। A barrister is instructed by an attorney और वकील that an important witness is a डकैत। बैरिस्टर साहब को बताया गया कि भाई जो ये विटनेस है ना, ये डकैत है। तो अब वो जाके उससे पूछता है बैरिस्टर कि भाई क्या तुम डकैत हो? अब ये पूछते भड़क जाता है कि तुमने मुझसे कैसे पूछ लिया डकैत, ये तो रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। तो उसने कहा कि मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड है, क्योंकि मुझे वकील ने और अटॉर्नी ने बताया था। दैट इज अ रीजनेबल ग्राउंड। A pleader is informed by a person in court that an important witness is a डकैत। अगर किसी व्यक्ति ने वकील को बताया कि जी जो विटनेस आया ना ये डकैत है। अब इन्फॉर्मेंट क्या है? जब उसने प्लीडर ने उससे इन्फॉर्मेंट से सवाल जवाब किया तू सच कह रहा है कि नहीं कह रहा, देख मेरी कोर्ट में बेइज्जती मत करा देना। तो उसने एक सेटिस्फैक्ट्री रीज़न दिया कि मैं सही कह रहा हूँ, यही सोले का गब्बर है, डकैत है। तो ये क्या हो गया? ये एक रीजनेबल ग्राउंड। सोले का गब्बर रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, ये रीजनेबल ग्राउंड है कि प्लीडर ने उससे पूछा था, सवाल जवाब किया था कि भाई सही बता रहे हो ना, तो उसने एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रीजनेबल ग्राउंड हो जाते हैं। अंडरस्टूड। लेकिन यहीं पे अगर एक विटनेस है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, रैंडमली आपको ऐसे ही क्रॉस चल रहा है और आपने उससे पूछा क्या तुम डकैत हो,
यार ये कोई रीज़न नहीं बनता। क्यों पूछा भाई तुमने डकैत इसके बारे में, कैसे लगा तुम्हें डकैत? होता ना जैसे कोई आपको कह दे कि तुम चोर हो, अरे ऐसे कैसे चोर कह दो, कैसे लगा तुम्हें मैं चोर हूँ? देयर मस्ट बी ए रीजनेबल काउंट। बिल्कुल लॉजिकली प्रैक्टिकली जोड़ के देखिए चीज़ों को, बहुत ईजी है। फिर आते हैं 150 पे, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। अब मान लीजिए कोई ऐसा सवाल, जैसे मैंने आपको कहा कि आप मान लीजिए विटनेस है, मैं वकील हूँ, मैंने आपसे कह दिया क्या तुम डकैत हो, बिना किसी ग्राउंड के। कोर्ट भी तो बैठा है यार वहाँ पे, कोर्ट क्या कहेगा? अगर कोर्ट का ओपिनियन है कि एनी सच क्वेश्चन वाज आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, इट मे इफ इट वाज आस्क्ड बाय एनी, किसी बैरिस्टर के द्वारा, प्लीडर के द्वारा, वकील या अटॉर्नी के द्वारा, रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस टू हाई कोर्ट। रिमेंबर दिस, किसको? हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। और इसके अलावा क्या कर सकता है? अदर अथॉरिटी, या तो हाई कोर्ट या किसी दूसरी अथॉरिटी को, जिसको बैरिस्टर, प्लीडर, वकील, अटॉर्नी सब्जेक्टेड कहाँ पे? बार काउंसिल को। उसकी बार काउंसिल को लिख देगा जी ये वकील तो तुम्हारा बड़ा घमचक्कर है, किसी को भी कोर्ट में चोर कह देता है। ऐसे नहीं चलता है, समझ रहे आप इस चीज़ को? तो ये प्रोसीजर है। 149 में जो नहीं पूछा जाना चाहिए था, नहीं पूछा जाना था, वो पूछ लिया, तो क्या होगा? 150 में प्रोसीजर बताया तो हाई कोर्ट को या फिर बार काउंसिल को हम कह सकते हैं, या जिसने इसने अथॉरिटी लिखा, अथॉरिटी आपकी बार काउंसिल ही होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चंस। अनरीजनेबल क्वेश्चन आपने देखा, लीडिंग क्वेश्चन आपने देखा, अभी आगे हैं अनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन। कोर्ट में फॉरबिड एनी क्वेश्चन और इंक्वायरी विच इट रिगार्ड एज इनडिसेंट एंड स्कैंडलस। कोर्ट को जो लगती है क्या? इनडिसेंट या स्कैंडलस लगती है। ऑल्दो सच क्वेश्चंस और इंक्वायरीज मे हैव सम बियरिंग ऑन द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट unless they relate to fact in issue or matters necessary to be known in order to determine whether or not the facts in issue existed। देखिए 151 आपको क्या कह रहा है? 151 आपको कह रहा है कि कोई भी इनडिसेंट क्वेश्चंस या स्कैंडलस क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए। अगर कोर्ट की ये पावर है कि वो उसे रोक सकता है, जनरली आपने कोर्ट को देखा होगा, कोर्ट वकीलों को बोलता है कि प्लीज़ प्रोसिक्यूटर साहब आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। ये क्या है? ये 151 उसको पावर देता है। द सेक्शन 151 कन्फर द पावर टू द कोर्ट टू फॉरबिड इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चंस। कोर्ट प्रिवेंट करता है ऐसे क्वेश्चंस को, ये ऐसे नहीं पूछे जाने चाहिए, ये सब क्वेश्चन आप मत पूछिए। लेकिन क्या ये क्वेश्चन अलाउड किए जा सकते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन अलाउड भी किए जा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपके फैक्ट इन इशू से रिलेट करते हैं और वो नेसेसरी जरूरी है भाई केस को डिसाइड करने के लिए, ठीक है? तो उस टाइम पे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर सिंह, यहाँ पे केस लिख लीजिएगा, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर सिंह, ठीक है? ये आपका 1997 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और यहाँ कोर्ट ने जो है इसमें जो इम्प्रॉपर इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन है उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस दी थी। अंडरस्टूड? आई होप 151 आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ये इंडेक्स बेस तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब इंडेक्स पता लग गया तो देखो बाकी चीज़ें तो अपने आप पता लग गया। लॉजिकली सोचोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब ये तो था जो इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चंस थे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनॉय, किसी की बेइज्जती करने के लिए, ये भी कोर्ट को पावर देता है। ये भी क्या देता है? कोर्ट को पावर देता है, ठीक है? कि किसी से भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते जिसमें बेचारे की इंसल्ट हो या उसको अनॉय करो आप। अंडरस्टूड? The court shall forbid any question which appears it to be intended to insult or annoy or which though proper itself, हालांकि वो क्वेश्चन अपने आप में सही हो सकता है। किसी महिला का कोई केस चल रहा है, डाइवोर्स का कोई केस चल रहा है, आप उस केस में महिला के बारे में पता नहीं क्या क्या पूछने लगे आप, उसे इंसल्ट फील होती है, अनोइंग फील होता है वहाँ पे, ठीक है? तो इन दैट केस कोर्ट विल अलाउ। कोर्ट को अगर लगता है इट अपीयर्स टू द कोर्ट, जज साहब बैठे, the magistrate or judge is not a mute spectator who sit on the chair
जस्ट टू लिसन यू, ही विल ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग। सो अगर कोई नीडलेसली ऑफेंसिव फॉर्म में है तो उसको भैया वो रोक देगा। अब आते हैं 153 पे। 153 हम हालांकि कवर कर चुके हैं विद 145 इन प्रीवियस क्लास, फिर भी एक बार इसको हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए 153 में हमने क्या कहा था, 153 में इन सेक्शन 153 वेरासिटी चेक करना है। वेरासिटी क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरासिटी? सत्यवादिता। देखिए ऐसा है, आपको कभी कभी लगेगा कि 2-3 बार हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 2-3 बार भी होगा। थोड़ा सा मेरा हिंदी अच्छा नहीं लग पाता हूँ मैं। सत्यवादिता, हाँ शायद ये मैं सही लिखा हूँ, ऐसे लिखा जाता है ना, सत्यवादिता। किसी की सत्यवादिता चेक करने के लिए एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर्स एंड क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी। तो क्या ऐसे सवालों को नहीं पूछा जाना चाहिए? देखिए 130, 150, 45 का आपने समझा, वो आपके रिटन स्टेटमेंट की बात कर रहा था, और यहाँ आप ओरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हो कि कोई सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। वहाँ था कि उसने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। 145 क्या कहता है, 145 आपको कहता है कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। भाई सही लिखा है या नहीं, क्योंकि रिटन स्टेटमेंट है। 153 क्या है, सच बोला है या नहीं। ये आपका जो है इतनी सी ही बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इन इंक्वायरी विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट बाय इंजरिंग करेक्टर हैज़ बीन आस्क्ड और दैट हैज़ बीन आंसर्ड। आपने किसी से सवाल पूछा कि क्या तुम उस लड़के के साथ नहीं थी, घूम रही थी, तो उसने कह दिया यस हाँ घूम रही थी, बताओ। तो देखिए जब आपने किसी के कैरेक्टर के बारे में कोई सवाल पूछा और उसने उसका जवाब दे दिया, तो 153 आपको इतना कह रहा है कि भैया अब इस आंसर को कंट्राडिक्ट करने के लिए कोई एविडेंस पेश नहीं करोगे आप। नो एविडेंस विल पेश, ठीक है, कोई एविडेंस पेश। हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलो यार, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। कभी भी ना आप इस तरह से मत सोचा करो कि भाई मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ। देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ बड़ी समस्या रहती है। दिक्कत ये आती है कि कोर्ट्स में भी काम सारा इंग्लिश में होता है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तो लैंग्वेज ही 348, क्या है 348 आर्टिकल किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसने बना दी, इंग्लिश रहेगी। आपके कोर्ट्स की लैंग्वेज कौन डिसाइड करता है? जो लोअर कोर्ट्स अदर देन हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, वेरी गुड। मेरे मैं स्टेट बोला, स्टेट गवर्नमेंट ही निकल गया, आंसर ही निकल गया, चलिए कोई नहीं, स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। सीआरपीसी में कहाँ पढ़ते हो? 272 में पढ़ते हैं, 272 सीआरपीसी, ठीक है। इन चीज़ों को भी साथ साथ याद रखें, कोई दिक्कत सब हो जाएगा। लेकिन उसकी एक्सेप्शन है, एविडेंस दिया जा सकता है 2 केसेस में, जहाँ पे प्रीवियसली कन्विक्स कर दिया गया हो किसी को, या फिर दूसरी एक्सेप्शन क्या है, अगर उसे कोई इम्पार्शियलिटी को इम्पीच करने वाले क्वेश्चन को के फैक्ट को डिनाई करता हो तब वो पूछा गया हो। ऐसा कोई सवाल हो जो उसकी इम्पार्शियलिटी को इम्पीच करता हो कि ये जो विटनेस है इम्पार्शियल नहीं है, इसकी इम्पार्शियलिटी को इम्पीच करता है क्वेश्चन, तो ठीक है पूछो। कोर्ट हु विल डिसाइड दिस? कोर्ट विल डिसाइड दिस। अच्छा कन्विक्शन कैसे प्रूव करेंगे? हाउ वी विल प्रूव द प्रीवियस कन्विक्शन? इट विल गिवन अंडर सेक्शन 298 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। इसके पूरे इलस्ट्रेशन हमने कवर किए थे, अब नहीं पढ़ेंगे, हम इसके कवर कर चुके हैं पहले से। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख ले। 154 कहता है होस्टाइल विटनेस। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे जन्म लेता है जिसे कहते हैं होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल का मतलब क्या होता है भाई? बागी हो जाना, ठीक है। आप ही का विटनेस, वो कहते हैं ना हमारी ही बिल्ली हमको ही म्याऊं, ठीक है। खुद का पाला सांप खुद ही को काट लेता है कभी कभी। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जब होस्टाइल विटनेस, अगर क्वेश्चन पहला क्या आ सकता है कि होस्टाइल विटनेस कहाँ डिफाइंड है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ डिफाइंड है? अंडर सेक्शन 154। दूसरी चीज यहाँ क्या बनती है कि होस्टाइल विटनेस से क्वेश्चन कौन कर सकता है, क्रॉस कौन करेगा। अब देखिए मिस्टर श्याम है, ये पार्टी है,
कोई पार्टी, प्लेंटिफ हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकते हैं, प्रोसिक्यूशन में हो सकते हैं, आपके उधर डिफेंस का उनकी तरफ से हो सकते हैं, एक्यूज्ड हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई एक पार्टी है, बस इसको आप सिर्फ पार्टी मान लो। इसने एक विटनेस को बुलाया, राधे को, राधे श्याम, श्याम ने बुलाया राधे श्याम को। अब राधे श्याम ने क्या किया, कोर्ट में आके इसी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, पलट गया कोर्ट में आके। पहले तो बोला था दोस्ती में तुम्हारे फेवर में दूंगा विटनेस, तुम्हारे गवाही बिल्कुल तुम जो बोले हो यही बोलना है कोर्ट में जाके, दोस्ती कसम, ठीक है। लेकिन जब कोर्ट पहुंचा तो वहां जाके बदल गया, बोला नहीं जनाब ऐसा तो नहीं था। अब आप मुझे ये बताइए, ये विटनेस किसका है, श्याम का। आपका सेक्शन 137 ने आपको क्या 3 चीजें सिखाई थी, एग्जामिनेशन चीफ, री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन। अब जब विटनेस आपका है तो उसे क्या आप क्या करेंगे, पार्टी किसकी है, किसका विटनेस है, श्याम का। श्याम इसको क्या कर सकता है लॉजिकली, इसको एग्जामिनेशन इन चीफ कर सकता है और एडवर्स पार्टी के क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद री एग्जाम कर सकता है। लेकिन यार ये तो इसी के अगेंस्ट बोल रहा है, तो क्या ये क्रॉस नहीं करेगा, क्या ये क्रॉस नहीं करेगा यहाँ पे। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, अपने डिस्क्रिशन में, रिमेंबर दिस, परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम। श्याम को क्या करेगा कोर्ट, अपने डिस्क्रिशन में अलाउ कर देगा, विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाई एडवर्स पार्टी। जो सवाल जवाब एडवर्स पार्टी इससे क्रॉस में करती, वही सवाल तुम इससे एग्जामिनेशन चीफ में कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट ने तुम्हें अलाउ कर दिया। बट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डिसएंटाइटल द पर्सन सो परमिटेड अंडर सब सेक्शन 1 टू रिलाई ऑन एनी पार्ट ऑफ एविडेंस ऑफ सच विटनेस। अब देखिए जो सब सेक्शन 2 है ये बहुत अच्छी बात कहता है, दिस इज इंसर्टेड इन 2005 अमेंडमेंट, जो आपका क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट था 2005 का, उसमें इसको इंसर्ट किया गया। ये कह रहा है कि कोई भी प्रोविजन इस सेक्शन का, भाई श्याम को, राधे श्याम ने 4 यहाँ पे समझ लीजिए कोई स्टेटमेंट्स दिए, उनमें से 2 स्टेटमेंट फेवर के, 2 अगेंस्ट के। तो जो एविडेंस इसने दिया है ना, श्याम उसके ऊपर रिलाई कर सकता है। 154 इस बात से मना नहीं कर रहा कि एक बार विटनेस हॉस्टाइल हो गया तो श्याम उसके एविडेंस पे रिलाई ही नहीं कर सकता। ये आपका सब सेक्शन 2 है। आई होप आपको अब 154 क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको 154 में यहाँ तक। हॉस्टाइल विटनेस पे मेंस का क्वेश्चन बनता है, प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब 155 में उसके क्रेडिट को इम्पीच करना है। अब यहाँ पे गवाह को तोड़ा जाना है, तोड़ना पैसे देकर नहीं तोड़ना है, पैसे देके नहीं तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे यार, जब पैसे भी देके नहीं तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फोन नहीं तोड़ देना है, एग्जाम तोड़ना है। चलिए अब इम्पीच करना है किसी को आपको, मान लीजिए किसी भी एक पर्सन को, आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए लॉ के स्टूडेंट है, एक कोई व्यक्ति है, आपको ये पब्लिक सर्वेंट है मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई नौकरी कर रहा है। अब आपको इसको इम्पीच करना है, आपको बताना है कि आदमी बुरा है। किस तरह से बुरा है, तो कैसे बताओगे बुरा, आप मुझे बुला के लेके आओगे, यानी आप कोई दूसरा विटनेस लाओगे जो ये कहेगा कि ये बुरा है, ये भरोसे के लायक ही नहीं है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या साबित करोगे कि ये तो पैसे लेके झूठ बोलता है, ब्राइबरी लेता है, रिश्वत ले लेता है, पैसे लेके कुछ भी कर देता है, भरोसे के लायक नहीं है। तीसरी बात क्या प्रूव करोगे आप कि यार इसने ना पहले 25 जनवरी को ये स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद 25 मार्च को फिर ये स्टेटमेंट दिया। इसकी तो अपनी बात पे रुकता ही नहीं है, अपनी बात पे नहीं टिकता, ही बदल जाता है, एक बात पे नहीं टिकता है। तो ये सारी के सारी चीज़ें क्या प्रूव कर रही हैं आपको, यही तो प्रूव कर रही है ना कि ये बंदा चाहे ही इज़ नॉट अ क्रेडिट वर्दी, ही इज़ नॉट क्रेडिट वर्दी, भरोसे के लायक ही नहीं भाई, सीधी सी बात है, भरोसे के लायक ही नहीं। ये 155 यही बात कह रहा है, पढ़िए 155 को अभी। द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस में बी इम्पीच्ड, किसी भी विटनेस का जो क्रेडिट है उसे इम्पीच कर सकते हैं इन द फॉलोइंग वे बाय एडवर्स पार्टी, अपोजिट पार्टी के द्वारा, with the consent of the court by the party who calls him। अब ये क्या मतलब हुआ भाई,
अभी हमने 154 में होस्टाइल क्यों पढ़ा था, इसीलिए पढ़ा था। यहाँ कोर्ट परमिट करेगा, कौन परमिट करेगा, कोर्ट परमिट करेगा कि तुम ही बुला के लाए थे ना इसको, तो करो साबित कि ये सही नहीं है। विद द परमिशन ऑफ कोर्ट द पार्टी हु कॉल्स द विटनेस कैन आल्सो इम्पीच, जो गवाह को बुला के लाता है कोर्ट के, न्यायालय की कंसेंट के बाद, न्यायालय की परमिशन के बाद, वो क्या कर सकता है, वो भी उसे इम्पीच कर सकता है, वो भी साबित कर सकता है कि आदमी सही नहीं है। कैसे साबित करेगा, बाई द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाई। देखिए बाई द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाई मीन्स व्हाट, विटनेस के द्वारा, दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, कि वो उसके अपनी नॉलेज से ये बताए कि हाँ भाई ये तो झूठा है। अब उसकी बात हम कैसे मान लें, क्योंकि देखो भाई सेक्शन 60 क्या कहता है, जिसने देखा सुना महसूस किया और खुद का ओपिनियन होना चाहिए, उसी विटनेस को हम सुनेंगे। ये नहीं कि उसके ताया ने मामा ने बताया था। नो हेयर सच एविडेंस, यू कैन लिंक दिस सो मेनी थिंग्स। उसके बाद क्या है, सेकंड इसमें कहाँ चला गया, कोई बात इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं। बाय द प्रूफ ऑफ विटनेस, या नहीं है शायद, कट गया प्रिंटिंग में, मैं वैसे पढ़ देता हूँ, आपके पास बेरेक्ट तो है ना यार, इस पे मत जाओ, बेरेक्ट है तुम्हारे पास। बाय द प्रूफ ऑफ विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड, ब्राइब को क्या करो, हाईलाइट करो। द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाई को आपने पहले में हाईलाइट किया ना, वहां पे लिख दो विटनेस। नेक्स्ट पैरा में ब्राइब को हाईलाइट कर दो, और हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ब्राइब, हैज रिसीव्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस, करप्ट इंड्यूसमेंट को भी हाईलाइट कर दो। एमसीक्यू में आपसे कुछ भी घुमा के पूछ सकता स्टेटमेंट में, तो करप्ट इंड्यूसमेंट भी याद रखना, ब्राइब भी याद रखना है तो दोनों एक ही चीज ना, बिल्कुल। अब सब सेक्शन 3 कहता है क्या, कि स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट हो विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच इज लाइबल टू बी कंट्राडिक्ट, कहाँ पे, अंडर सेक्शन 145। अब जो चीजें मैंने आपको बताई थी, क्या वही सेक्शन 155 नहीं है आपका, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते माइंड कंफ्यूजन। 155 नहीं है क्या आपका, 155 है ना। अब इसका इलस्ट्रेशन देखिए क्या है, पहले एक्सप्लेनेशन को ही पढ़ लेते हैं एक बार। A witness declaring another witness to be unworthy of credit may not upon his examination in chief give a reason for his belief, but he may be asked for his reason in cross examination। एग्जामिनेशन ऑन चीफ में, यानी कि शाम लेके आया, राधे श्याम को उसने कहा कि बताओ ये जो MK सर है ये अनवर्दी है कि नहीं है। राधे श्याम ने कहा हाँ जी ये अनवर्दी है, तो इसका उसको ग्राउंड बताने की ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन इन चीफ में, जब इसको श्याम एग्जामिन कर रहा था। लेकिन जब एडवर्स पार्टी करेगी तो क्या करेगी, क्रॉस करेगी इसे, और जब क्रॉस करेगी तो उसे वो आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड आंसर विच ही गिव्स कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड दो इफ दे आर फॉल्स, चाहे वो फॉल्स हो उसको आप कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। देखिए कहीं ना ये आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, आप उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर फॉल्स एविडेंस का आप वो लगा सकते हैं आरो। अंडरस्टूड। चलिए अभी यहाँ पे क्या है, ए ने बी को शू किया फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड टू बी। सी ने कहा शायद ही डिलीवर्ड द गुड्स टू बी। देखो ए ने मुकदमा किसके ऊपर किया, बी पे किया है, क्योंकि ए ने इसको भाई सामान बेचा था और पहुंचाया था। अब सी कह रहा है, ए का विटनेस कौन है, सी है। सी ने कहा कि जी मैंने डिलीवरी की थी, डिलीवरी बॉय है फ्लिपकार्ट वाला। अब एविडेंस ऑफर किया जाता है कि नो ऑन अ प्रीवियस ओकेजन ही सेड दैट ही हैज़ नॉट डिलीवर्ड गुड्स टू बी। लेकिन सी पहले कहा था कि मैंने बी को सामान नहीं पहुंचाया था, अब कह रहे हो पहुंचाया था, ठीक है। तो एविडेंस इज एडमिसिबल, इसको इम्पीच कर सकते हो आप इस स्टेटमेंट से। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप इसके इलस्ट्रेशन भी पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। 156 क्वेश्चन स्टैंडिंग टू कॉर्पोरेट एविडेंस ऑफ रिलीवेंट फैक्ट एडमिसिबल व्हेन ए विटनेस टू whom it is intended to corroborate। देखिए 156 ऑलवेज रीड विद 157। तो आपका 156 जो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सर्कमस्टांशियल वाली बात, देखिए जैसे इसके इलस्ट्रेशन से देखिए आपको अच्छे से क्लियर होगा। ए एन अकम्प्लिस गिव्स एन अकाउंट ऑफ अ रॉबरी इन विच ही टुक पार्ट।
एक रॉबरी में उसने हिस्सा लिया, उसके बारे में बताया। ही डिस्क्राइब वेरियस इंसिडेंट अनकनेक्टेड विद रॉबरी विच अकर्ड ऑन हिज वे टू एंड फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वॉज कमिटेड। कहीं ना कहीं देखिए ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस बता रहा है। अब यहाँ पे ए ने क्या बताया, जो अकम्प्लिस था उसने कहा कि जिस दिन हम डकैती करने आए, हमने वहाँ से उस स्टेशन से इतने बजे वो ट्रेन पकड़ी, वो ट्रेन उतने बजे वहाँ से चलती थी, उससे हम उस स्टेशन पे उतरे, बांद्रा से बाहर निकले, फिर हमने वहाँ से ऑटो हायर किया, रास्ते में एक एसी बिल्डिंग आती है, फिर हम उधर से उधर। यानी कि जो रॉबरी से तो जुड़ी हुई बातें नहीं है, लेकिन उसी के साथ उसी ट्रांजेक्शन के दौरान हुई है। तो जैसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ रेजिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पे प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम बहुत कम होता है, यहाँ प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम ज्यादा हो सकता है। तो वो चीजें उसको क्या करेंगी, कॉर्पोरेट कर देंगी, सपोर्ट कर देंगी उसके एविडेंस को। अंडरस्टूड। अब सेम चीज 157 है। 145 और 157 दोनों को आपको पढ़ना चाहिए। किसी की फॉर्मर स्टेटमेंट को विटनेस को वो उसे कॉर्पोरेट कर सकती है लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट। एक ने 161 में 161 ऑफ सीआरपीसी में पुलिस को कुछ मैंने स्टेटमेंट दिया। मैं कोर्ट में आया, कोर्ट में जब मेरा एग्जामिनेशन चीफ हुआ तो मैंने फिर वही स्टेटमेंट दिया। क्रॉस में मुझसे पूछा गया तो भी मैंने वही स्टेटमेंट दिया। देख रहे हैं आप, यानी कि भाई मेरी स्टेटमेंट चेंज नहीं हो रही है। तो किसी की स्टेटमेंट्स जो है क्या करती हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट करता है पहले वाली टेस्टिमनी को। In order to corroborate the testimony of witness, any former statement made by such witness relating to the same fact or about the time when the fact took place before any authority legally competent to investigate the fact may be proved। इसीलिए कहते हैं 161 के जो बयान है वो corroborate अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कोई स्टेटमेंट पहले दे रखी थी। अब मेरी पहले की स्टेटमेंट को जब आज की स्टेटमेंट से जोड़ा जाता है तो मेरी ये स्टेटमेंट को सपोर्ट मिलता है। सीधी सी बात है, तो वो कॉर्पोरेट होती है। अच्छा एक चीज़ बताइए आप मुझे, अभी यहाँ पे एक छोटा सा हम चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। नोट आ जाओ, इधर आ जाओ नोट। चलिए नए नोट पे बात करते हैं। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि वन 161 की स्टेटमेंट में आपने कोई बयान दिए, सारे के सारे बयान आपने कोर्ट में जाके बोल दिए। सेम जो आप पुलिस वाले आईओ ने आपसे लिखवाए वही आपने कोर्ट में बोल दिए। तो क्या ये दोनों चीज़ें कॉर्पोरेट करती हैं एक दूसरे को? ऐसे तो यार फेयर ट्रायल कहाँ होगा। देखिए हमेशा नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को माइंड में रखना है। 161 की स्टेटमेंट अगर यहाँ पे ये सुन रहा है, जो दे रहा है पुलिस वाला, उसको समझा रहा है कि ये बोलना है, वही उसको जाके बोला गया कि यही जाके कोर्ट में, उसने सेम कोर्ट में बोल दी। तो इस तरह से तो आईओ इज स्पीकिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ विटनेस। इसीलिए 161 की स्टेटमेंट्स को कॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। कहाँ लिखा गया है? अंडर सेक्शन 162। रिमेंबर दिस। इसीलिए 162 में क्लियरली लिखी गई है ये चीज़, इसलिए मैंने आपको बताया। सो प्लीज रिमेंबर दिस। चलिए तो 157 आपको क्लियर हो गया। 158 कहता है व्हाट मैटर्स में बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट रिलीवेंट अंडर सेक्शन 32 33। जो भी 32 में क्या था, डाइंग डिक्लेरेशन थी। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको कोर्ट में एज ए विटनेस बुलाया नहीं जा सकता है, वो इनकैपेबल एविडेंस देने के लिए, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लगेंगे या डिले हो जाएगा उसको बुलाने में, वहीं पे डाइंग डिक्लेरेशन एक पार्ट है। टोटल कहाँ तक है? 32 के 8 क्लॉजेज है। और 33 किसी लीगल प्रोसीडिंग में पहले अगर कोई स्टेटमेंट दे चुका है ऐसा ही कोई व्यक्ति, वो क्या हो जाते हैं। तो इट इज़ द प्रोसीजर ऑफ 32 33। Whenever any statement relevant under section 32 33 32 33 relevant बना देता है और वो प्रूव हो जाती है। All matters may be proved either in order to contradict or corroborate it, or in order to impeach or confirm the credit of person by whom it was made। अब ध्यान दीजिएगा ग्रामर पे, it was made, क्योंकि अभी तो अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल होता तो 32 33 में जाते ही नहीं हम।
which might have been proved if that person had been called as witness and had denied upon cross examination the truth of matter। तो उसको क्रॉस और कंट्राडिक्ट इसी तरह से किया जाएगा, मानो अगर वो विटनेस होता और वो आता क्रॉस में, वो कैसे मना करता। इमेजिन द स्टोरी इन योर माइंड। ठीक है, तो ये 158 है। अब 159, आप कह रहे हो कि जब मैं किसी को कंट्राडिक्ट करूंगा 145 में किसके बारे में, उसकी कोई प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट के लिए, तो मुझे कंट्राडिक्ट में उसको क्या करना है, दिखानी है। यस, क्रॉस में नहीं दिखानी है। तो दिखाएंगे तो किस लिए, टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। अ विटनेस में वाइल अंडर एग्जामिनेशन रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम। मेड बाय हिमसेल्फ, यहाँ पे रिड्यूस टू राइटिंग नहीं लिखा है, मेड बाय हिमसेल्फ लिखा है। कंसर्निंग विच ही इज क्वेश्चन एंड सो सून आफ्टरवर्ड द कोर्ट कंसिडर इट लाइकली दैट ट्रांजेक्शन वाज एट द टाइम फ्रेश इन हिज मेमोरी। अब एक आदमी रोज रजिस्टर में कुछ लिखता है अपना, ठीक है, कहीं ऑफिस में है, वो पब्लिक सर्वेंट है। अब आप उससे बोले कुछ दिन तुमने क्या लिखा था बताओ वहां पे, क्या उसको याद रहेगा, नहीं रहेगा। ही कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी। द विटनेस मे आल्सो रेफर टू एनी सच राइटिंग मेड बाय अदर पर्सन एंड रीड बाय विटनेस विद इन द टाइम अफोरसेड इफ व्हेन ही रीड इट ही न्यू इट टू बी करेक्ट। तो 159 को याद रखिए। 159 को याद रहे, एक और तरीका बताता हूँ। 172 की केस डायरी है। जब पुलिस वाला को, पुलिस ऑफिसर वाइयों को वो किया जाता है, तो केस डायरी के लिए का उसको अगर कंट्राडिक्ट करना चाह रहे हो आप, तो उस वक्त उसको उसका पार्ट दिखाना होता है। ही विल रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय सीइंग दैट केस डायरी। वेल विटनेस मे बी यूज कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू रिफ्रेश मेमोरी। ये तो बात है कि ओरिजिनल की। अब ओरिजिनल नहीं, उसकी कॉपी कब यूज कर सकता है, सेकेंडरी एविडेंस। क्या है, सेकेंडरी एविडेंस कब यूज कर सकता है। Whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may with the permission of court refer to a copy of such document। कोर्ट की परमिशन से कर सकता है। प्रोवाइजो यहाँ पे जरूर ध्यान देना। द कोर्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल, एन एक्सपर्ट मे रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस ऑफ प्रोफेशनल ट्रीटीज। एक एक्सपर्ट है कोई, वो ट्रीटीज को देख के क्या है, वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। अब 160 कहता है टेस्टिमनी एज टू फैक्ट स्टेटेड इन मेंशन्ड इन सेक्शन 159। अब जो 159 में डॉक्यूमेंट लाए गए रिफ्रेश मेमोरी करने के लिए, उसकी टेस्टिमनी की बात कह रहा है। आई विटनेस में आल्सो टेस्टिफाई टू द फैक्ट मेंशन्ड इन एनी सच डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड इन सेक्शन 159 although he has no specific recollection of themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the document। चाहे उसको भी ध्यान थोड़ी रहेगा कि मैंने क्या क्या लिखा था सब कुछ। क्या आप सेम टू सेम लिख सकते हो, क्या बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो 160 कहता है उसकी टेस्टिमनी ली जा सकती है, भले ही उसको एग्जैक्ट चीजें याद ना हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अ बुक कीपर मे टेस्टिफाई टू द फैक्ट रिकॉर्डेड बाय हिम इन बुक्स regularly kept in the course of business if he knows that the books were correctly kept although he has forgotten the particular transaction entered। भले ही वो भूल गया, लेकिन उसको ये पता है कि जो मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ वो बिल्कुल सही है, तो उसको टेस्टिफाई किया जा सकता है। भले ही आप भूल गए आपने वहाँ पे क्या किया था, लेकिन आपको टेस्टिफाई किया जा सकता है अगर आप श्योर हैं कि वह मैंने बिल्कुल सही है। तो 161 राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज्ड टू रेफरेंस मेमोरी। एडवर्स पार्टी की उसके बारे में बात कर रहा है कि एडवर्स पार्टी का राइट क्या होगा। यहाँ पे 159, 160 और 161 ये एक बंच है। बंच में याद कीजिए, बंच बना लीजिए छोटे छोटे। इसको जितने जैसे बंच बनाते जाएगा ना, देखिए बहुत छोटा लॉ हो जाएगा, ये बहुत छोटा कानून बन जाएगा। एनी राइटिंग रेफर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ टू लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, यानी कि 159 और 160 मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड शोन टू द एडवर्स पार्टी इफ ही रिक्वायर्स इट। भाई मान लो भाई आप ऐसे लिखाई दिखा रहे हो पिछली उसको, अब अपोजिट पार्टी के आगे जज साहब मुझे दिखाओ, तो ठीक है उसको दिखाएंगे अगर वो मांगता है, और वो चाहे इफ ही प्लीज, अगर वो खुश हो तो भैया वो क्रॉस एग्जामिन भी करेगा विटनेस को उसके ऊपर
कि तुमने देख ली प्रीवियस राइटिंग, प्रोसिक्यूशन ने दिखा दी आईओ को केस डायरी पढ़ लो इधर देखो, ठीक है, उसने रिफ्रेश कर ली, तो ये एक्यूज्ड को भी दिखाई जाएगी। और 161 इज द ओनली सेक्शन जो एक्यूज्ड को, अपोजिट पार्टी को, एक्यूज्ड को ये पावर देता है कि वो भी केस डायरी देख सके, नहीं तो केस डायरी कहीं नहीं देख सकता। और केस डायरी खाली उतना ही पोर्शन वो देख सकता है जितना कि मेमोरी रिफ्रेश कराने के लिए पुलिस वाले ने रेफर किया है, क्योंकि उस पर उसको क्रॉस करने का राइट है, तो उस पर उसको क्रॉस करने का राइट है। अंडरस्टूड। केस डायरी में अगर आपको डाउट है तो उसका एक पूरा वीडियो है कि केस डायरी क्या होती है, आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे, उस वीडियो को आप देख लें। अभी 162, 163 और 164 ये 3 सेक्शन का बंच है। इस बंच को देखो कैसे समझेंगे। 162, 163, 164 एक इसको हम बंच बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बंच देखिए। अब ये तीनों के तीनों सेक्शन प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अगर वो प्रोडक्शन ऑफ थिंग किसी विटनेस को सम्मन भेजा जाता है तो उस केस में लगता है 162, यानी कि 162 के अगले तो विटनेस। अगर वो पार्टीज को भेजा जाता है, किसको? पार्टीज को। 2 पार्टी होगी वहां पे, मान लीजिए एक पार्टी P1 है आपकी, एक पार्टी P2 है, तो वो ले 163 और 164। जब कोई पार्टी प्रोड्यूस करती है और दूसरी पार्टी उसको इंस्पेक्ट करती है, तो पहले जिस पार्टी ने उसको इंस्पेक्ट किया है वो उसको एविडेंस को पे लेने से उस डॉक्यूमेंट को मना नहीं कर सकती है, 163 कह रहा है। अगर कोई दूसरी पार्टी उसको एडमिट नहीं करती है, अब यहाँ तो एडमिट कर लिया तो एविडेंस के लिए मना नहीं कर सकते, इंस्पेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपने एडमिट ही नहीं किया, ठीक है, रिफ्यूज कर दिया, तो उस केस में आप खुद भी उस एविडेंस को नहीं ला सकते हैं। मुझसे पूछा गया तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट है भाई, तुम मानते हो? मैं बिल्कुल नहीं मानता जी, और कल को मैं ही उस डॉक्यूमेंट के लेकर देखो जी, बोला कल तो यार तुमने मना किया था, आज तुम लेके आ गए, ऐसे थोड़ी होता है। ये आपके तीनों सेक्शन का बंच है, रिमेंबर दिस। 162 कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अ विटनेस summoned to produce the document shall, if it is in the possession of power, bring it to the court. किसी विटनेस को जब सम्मन जाता टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, रीड विद, ये इतना आते ही लिख दिया रो 139, आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते। कहाँ लिखा? 139 में लिखा है जी, क्रॉस करना तो विटनेस के तौर पे बुलाओ। नॉट विद स्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन विच देयर मे बी टू द प्रोडक्शन और इट्स एडमिसिबिलिटी, validity of such objection shall be decided by court. Court will decide यार. The court if it sees fit may inspect the document unless it refers to the matter of state or take other evidence to enable it to determine on its admissibility. एक विटनेस को सम्मन गया कि ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, चाहे वो एडमिसिबल है कि नहीं है वो एक अलग चीज़ है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। आपको वो डॉक्यूमेंट आना है, डॉक्यूमेंट आ जाएगा, डॉक्यूमेंट आने के बाद कोर्ट भी इसको इंस्पेक्ट करेगा, अगर वो स्टेट से रिलेटेड मैटर नहीं है तो, ठीक है, या फिर कोई दूसरा एविडेंस लेगा उसको सपोर्ट करने के लिए, कंट्राडिक्ट करने के लिए कि उसे एडमिसिबल बनाया जाए, ये कोर्ट का काम है। ट्रांसलेशन, अब मान लीजिए वो किसी दूसरी लैंग्वेज में है, वो तमिल में लिखा है, जज साहब है भाई वो हिंदी इंग्लिश जानते हैं, तो इफ सच अ पर्पज इट इज नेसेसरी टू कॉज एनी डॉक्यूमेंट टू बी ट्रांसलेटेड, कोर्ट क्या करेगा? अगर उसको उचित लगता है वो ट्रांसलेटर को बोलेगा कि भाई ऐसा है, कंटेंट को सीक्रेट रखना, कहीं बताओगे नहीं तुम, अनलेस द डॉक्यूमेंट इज टू बी गिवन इन द एविडेंस, जब तक एविडेंस में नहीं आ जाता जब तक तुम इसको बताओगे नहीं, दूसरी पार्टी से पैसे मत लेना। एंड इफ द इंटरप्रेटर डिसोबे सच डायरेक्शन, वो फिर भी डिसोबे कर देगा, तो भैया आईपीसी की धारा लगा देंगे उसके ऊपर 166, आईपीसी की धारा 166 लग जाएगी उसके ऊपर, प्लीज रिमेंबर दिस। अब 163 और 164 किसको देना है? पार्टी को नोटिस देना है। जब किसी पार्टी को डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाता है और उसमें दूसरी पार्टी को नोटिस दिया, नोटिस कहाँ देते हैं? सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। जब आप 65 की कंडीशन पढ़ते हो कि मैं सेकेंडरी एविडेंस दे सकता हूं, तो 65 की पहली कंडीशन यही है, व्हेन द डॉक्यूमेंट इज इन द पोजेशन ऑफ द अदर पार्टी। लेकिन उसको
पहले आपको नोटिस देना है अंडर सेक्शन 66, जहाँ पे 7 कंडीशन बताई गई है, 6 कंडीशन टोटल। उन 6 कंडीशंस को अगर फुलफिल करता है तो भाई वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, फिर वो आप सेकेंडरी एविडेंस दे लो, तो उसको हम वहाँ पे कवर करेंगे। और वो डॉक्यूमेंट अगर प्रोड्यूस हो जाता है इंस्पेक्टेड बाय द पार्टी, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे मान लीजिए कोई P2 पार्टी एक डॉक्यूमेंट लेकर आई और उसे P1 ने इंस्पेक्ट कर दिया। अब P1 कह रही है कि मैं उसको एविडेंस में नहीं लूँगा, ऐसे नहीं भी तुम मना नहीं कर सकते हो। ही इज़ बाउंड टू गिव इट, ही इज़ बाउंड टू गिव इट एज एविडेंस इफ द पार्टी प्रोड्यूसिंग इट रिक्वायर हिम टू डू सो। अब 164 क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्या है कि जब कोई पार्टी रिफ्यूज़ करती है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, अब आपने 66 में नोटिस दिया पार्टी 1 ने पार्टी 2 को कि यार ये डॉक्यूमेंट D1 है, ये तुम लेकर आओ, और इसने कर दिया मना P2 ने कि नहीं लाऊंगा, और बाद में क्या है D1 को ये कोर्ट में दे रहा है कि एविडेंस में ले लो, नहीं लिया जाएगा, ये 164 कह रहा है। इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। 165 अब क्या कहता है, देखिए 165 जो है आपकी जज साहब की पावर है। 165 पावर ऑफ जज है कि किसी से कोई भी सवाल पूछ सकता है। 165 पूछ लेगा कि तुम्हारी दादाजी का नाम क्या था, दादाजी कहाँ के थे, पहलवान थे क्या, घी खाते थे, कुछ भी पूछ लेगा। लेकिन जो जजमेंट आएगी ना वो सिर्फ रिलीवेंट फैक्ट्स पर आएगी, जजमेंट सिर्फ रिलीवेंट फैक्ट पर ही आएगी, अदरवाइज नहीं। The judge may, in order to discover or obtain proper proof of relevant fact, ask any question he please, जो उसे अच्छा लगे, in any form, किसी भी फॉर्म में, at any time, कभी भी, of any witness, किसी भी विटनेस से, किसी पार्टी से, about the fact, चाहे वो रिलीवेंट हो या irrelevant हो। भैया ये रिलीवेंट तो आपको करना है, जज साहब के लिए नहीं है ये मैटर, पूछ सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन प्रोवाइजो ये है कि जजमेंट जो है वो बेस्ड होगी किस पे, जो इस एक्ट ने डिक्लेयर किए है रिलीवेंट फैक्ट। कहाँ से कहाँ डिक्लेयर किए हैं, 5 ने कहा 6 से 55 तक देखो, लीगल रिलीवेंसी एंड ड्यूली प्रूव्ड, पहले रिलीवेंट हुए और फिर प्रूव किए गए, उन्हीं को वो एविडेंस पे लेगा और उन्हीं के बेस पे जजमेंट देगा। सवाल किसी से कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी है यहाँ पे, देखिए मैंने आपको पहले दिन एक चीज़ कहा था कि ये मिक्सचर है, ये कोर्ट को फ्रीडम भी देता है और कोर्ट को बाउंड भी करता है, इट इज ए मिक्सचर। दिस सेक्शन शैल नॉट ऑथराइज एनी जज टू कंपेल एनी विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट विच विटनेस वुड बी इंटाइटल्ड टू रिफ्यूज और प्रोड्यूस अंडर सेक्शन 121 से। यानी कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को जज साहब भी नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ के बीच की कन्वर्सेशन है, जज साहब नहीं पूछ सकते, भले ही उनके पास 165 की पावर हो। बैरिस्टर के साथ, लीगल एडवाइजर के साथ जो है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। यानी कि जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है उसको जज साहब भी हिट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। तो ये 166 तो अब हो गया है खत्म। ये आपने रुस्तम मूवी में देखा हो, ज्यूरी वाला सिस्टम इंडिया में रहा नहीं अब। 167 क्या कह रहा है, 167 में इतना कह रहा है कि अगर कोई इम्प्रॉपर एडमिशन हुआ है, किसी इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस से, तो वहाँ पे ये ग्राउंड नहीं बन जाता कि वही नया ट्रायल चलाया जाए, केस को दोबारा से सुना जाए, जब तक कि भाई न्याय की हार ना हुई हो। There was sufficient evidence to justify the decision and that if rejected evidence has been received, it ought not to have varied the decision. तो उसके ऊपर हम नया ट्रायल नहीं चलाएंगे। ये आपका चैप्टर 11 है। शेड्यूल जो है वो सेक्शन 2 के साथ रिपील हो गया था 1938 में, ये याद रखना है, MCQ बनता है। तो यहाँ पे हमारा एविडेंस का लास्ट आ गया है। अब हमारा एविडेंस में क्या बच गया है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बचा है, ठीक है। सेक्शन 61 से 100 तक का वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, सेम चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।